स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी दक्षिण भारत है। इस कमजोर कड़ी की वजह से ही सियासी पकड़ के लिहाज से हम कह सकते हैं कि बीजेपी पैन इंडिया जनाधार वाली पार्टी नहीं है। दक्षिण भारत में स्थिति सभी राज्यों के राजनीतिक माहौल और सियासी पकड़ के विश्लेषण से इस बात की पुष्टि की जा सकती है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए मिशन साउथ दिन ब दिन बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। दक्षिण भारत में स्थिति तमिलनाडु में बीजेपी का कोई खास जनाधार नहीं है, लेकिन वहां की प्रमुख पार्टी एआईएडीएमके से उसका गठबंधन था। सही सुना आपने, था। एआईएडीएमके ने 25 सितंबर को बीजेपी से नाता तोड़ने का ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया। एआईएडीएमके के इस फैसले के पीछे की वजह बीजेपी की राजनीति का तरीका है। तमिलनाडु में बीजेपी के नेता जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उससे एआईएडीएमके काफी दिनों से नाराज चल रही थी। दक्षिण भारत के इन राज्यों के राजनीतिक हालात और चुनावी विश्लेषण से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014 से केंद्र में सत्ता में है। उस वक्त से पार्टी का देशव्यापी जनाधार भी काफी बड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का भी तमगा बीजेपी के साथ इस दौरान जुड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी को इस बात की कसक जरूर होगी कि वो देश के दक्षिण राज्यों में अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। बीजेपी 2014 से केंद्र की राजनीति में छाई हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और अपने विशाल संगठन की वजह से बीजेपी लोकसभा चुनावों के साथ ही उत्तर भारत के भी कई राज्यों में जीत का परचम लहराते आई है। लेकिन जैसे ही दक्षिण भारतीय राज्यों की बात आती है, बीजेपी का यह असर गुमसा और फीका सा दिखता है। बीजेपी चाहती है कि धीरे धीरे दक्षिण भारत के हर राज्य में सियासी जमीन मजबूत करे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी राह मुश्किल ही नजर आ रही। पीएम मोदी आंध्र और केरल के दौरे के फौरन बाद एक बार फिर से साउथ दौरे पर जा पहुंचे हैं। पीएम मोदी के ये दौरे कितने सफल रहेंगे और 24 के चुनाव में बीजेपी को दक्षिण के दुर्ग को भेदने से कितनी मदद मिलेगी, इन्हीं सवालों के जवाब अपने मेहमानों से आज जानेंगे। मगर इससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग का, क्योंकि 3 राज्यों के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दौरा शुरू होगा महाराष्ट्र से और उसके बाद 19, 20 और 21 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, रामेश्वरम के अंदर भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामेश्वरम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर 19, 20 और 21 तारीख को ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लेकिन दक्षिण की स्थिति जानने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि हम समझे कि इस वक्त दक्षिण के अंदर भगवा पार्टी का ग्राफ क्या है। चलिए एक विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। जब 2014 के ऊपर नजर घुमाई तो सबसे पहले तेलंगाना के अंदर आपको बता दें कि 17 सीटें हैं। 17 सीटों पे बीजेपी को महज 1 सीट जीत पाई। 10% तक बीजेपी का वोट शेयर जो है वह तेलंगाना राज्य के अंदर रहा। तमिलनाडु में जहां बीजेपी 39 सीटों पे रही और इस दौरान आपको बता दें 39 सीटों के अंदर बीजेपी जो है वह हर सीट पर नहीं लगी, लगभग 17 सीटों पर जो है वह बीजेपी चुनाव लड़ी, लेकिन इस बीच जीती केवल और केवल 1 सीट पर। आंध्र प्रदेश के अंदर भी आपको बता दें 25 लोकसभा सीटें हैं, 7.2% जो है वह बीजेपी का वोट शेयर जो है वह 2014 के अंदर रहा। 2 सीटें जो है वह बीजेपी जीत पाई। केरल के अंदर 20 सीटें हैं, 10.5% जो है वह बीजेपी का वोट शेयर रहा, लेकिन यहां से बीजेपी को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वह 2019 में मिली, लेकिन 2024 में क्या होगा इसका विश्लेषण करेंगे। 28 सीटें 2014 के अंदर 43%, आई रिपीट 43% वोट शेयर जो है वह बीजेपी का 2014 के अंदर कर्नाटक राज्य के अंदर रहा। और दिलचस्प बात यह थी कि कुछ ही समय बाद जो है 2018 के बाद 2019 के अंदर बीजेपी जो है वह जेडीएस के साथ सरकार बनाते हुए नजर आई, उनके समर्थन लेते हुए। 17 सीटें जो है बीजेपी ने जीती दक्षिण भारत के अंदर। अब कुल आंकड़ा जो दक्षिण राज्य का है, अगर आप देखेंगे नीचे नजर घुमाएंगे 129 का यह आंकड़ा है और बीजेपी जो है 21 सीटें दक्षिण भारत से हासिल कर पाई। और टोटल वोट शेयर अगर हम इन राज्यों की बात करते हैं तो वो कुल 15% तक 2014 में रहा।
अब चलते हैं 2019 में। 2019 में बीजेपी के लिए जो पूरी तस्वीर थी वो कठिन होते हुए नजर आई। अब आप सोचेंगे कैसे, सीट तो 29 बढ़ रही है लेकिन कठिन कैसे हुई, चलिए आपको विश्लेषण देते हैं। तेलंगाना एक ऐसा राज्य रहा जहां पर जब आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना अलग हुआ तो ये भगवा पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर अच्छा जनाधार बढ़ते हुए नजर आया। सीटें 17 थी, 19% आपको बता दें कि ये वोट शेयर जो है वो होते हुए नजर आया। पिछले साल के मुकाबले जो है वो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। और सीटें, दिलचस्प बात यह है, बीजेपी को 4 सीटें जो है वह 2019 में तेलंगाना राज्य से मिली। और दिलचस्प बात यह है, हाल ही में विधानसभा चुनावों के अंदर बीजेपी सत्ता पे तो काबिज नहीं हुई लेकिन वोट शेयर यहां पर बीजेपी का बढ़ा। अब तमिलनाडु के अंदर जहां 39 सीटें थी, 39 सीटों में से 18 सीटों के ऊपर बीजेपी लड़ी लेकिन बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई। एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं रही। तो तमिलनाडु के अंदर संकेत बीजेपी के लिए निराशाजनक रहे। 3.7% ये वोट शेयर रहा, वोट शेयर भी गिरा जहां पिछले साल 5.5% था। आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीटें, जहां बीजेपी को 2014 में 2 सीटें मिली थी, यहां पर 0 रही। केरल के अंदर 20 सीटें, जहां पर चुनाव जो है 20 सीटों की अगर हम बात करें तो 13% बीजेपी का वोट शेयर रहा। आई रिपीट, वोट शेयर केरल राज्य के अंदर बीजेपी का बढ़ते हुए नजर आया लेकिन सीट एक बार फिर हाथ नहीं लगी। कर्नाटक राज्य बीजेपी के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक रहा जहां पर 51.7%, पिछले साल अगर हम बात करें 46% तक तो था ये वोट शेयर था, ये बढ़ते हुए नजर आया। सीटें भी बीजेपी की बढ़ी। तो कुल आप देखेंगे जो निचोड़ 2019 के अंदर निकला वो महज कर्नाटक और तेलंगाना राज्य के अंदर डैमेज कंट्रोल होते हुए नजर आया। और बाकी 3 राज्यों के अंदर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को अच्छा नुकसान होते हुए नजर आया। यही कारण रहा कि बीजेपी ने 29 सीटें 2019 के अंदर दक्षिण भारत से जीती। तो चलिए अब आपको ये अंतर जो है वो एक बार ही दिखा देते हैं, फिर सीधा सवालों की ओर भी बढ़ेंगे। तो आप ये विश्लेषण देख लीजिए और ये 2024 के लिए बीजेपी की दक्षिण में स्थिति कहीं ना कहीं बता देता है। तेलंगाना की जब हम बात करते हैं तो 17 सीटें जो हैं, 17 सीटों के अंदर बीजेपी का जो वोट शेयर जो है वो बढ़ा। आपको बता दें ये बदलाव आपको बता रहे हैं हम, 9.2% का ये बदलाव जो है वो देखने को मिला। 3 सीटों का अंतर, जहां पर 2014 में 1 सीट थी, 2019 में 4 सीटें रही। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें और 39 सीटों के साथ अगर हम बात करें 1.8%, यानी कि माइनस में चला गया। जहां 5.5% था पहले, फिर 3 पर जाके ये पहुंचा। तो वोट शेयर घटते हुए नजर आया, सीटें भी बीजेपी की घटी। आंध्र प्रदेश में भी यही सिलसिला जारी रहा। 25 सीटें, 25 सीटों के अंदर बीजेपी का वोट शेयर जो है वो एक बार फिर से माइनस में पहुंचा। और सीटें जहां 2014 में 2 मिली थी, 2019 के अंदर एक भी सीट नहीं मिली। अगर आप केरल के अंदर देखेंगे, थोड़ा पॉजिटिव हम कह सकते हैं, सकारात्मक स्थिति है क्योंकि बीजेपी यहां पर अपना जनाधार बढ़ा पाई है, वोट शेयर जो है यहां पर बढ़ा है, लेकिन अभी भी जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ रही है सीटों को लेकर। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है, शायद बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है क्योंकि जब 2019 के अंदर यहां पर लोकसभा चुनाव हुए तब उस वक्त बीजेपी ने कैसे भी करके जेडीएस के साथ जो है सरकार कर्नाटक राज्य के अंदर बना ली थी। और 29 सीटें जब हम कुल बात कर रहे हैं 2019 में 25 का योगदान जो है वो रहा था कर्नाटक राज्य से। वोट शेयर भी 8.3% बीजेपी का बढ़ते हुए नजर आया। तो एक नजर हम घुमाते हैं कुल पर, जो टोटल आप नीचे सम देख रहे हैं 129 सीटें, वोट शेयर जो है वो टोटल जब आता है माइनस को और उसको हम जोड़ देते हैं तो 2.4% का जो है वोट शेयर बढ़ते हुए और घटते हुए नजर आया। इस बीच जब हम बात करेंगे सीटें जो है वो बीजेपी की, क्योंकि 29 सीटें जो है 2019 में रही, 2014 के अंदर सीटें जो है वो 21 रही, तो 8 सीटों का ये बदलाव सकारात्मक बीजेपी के लिए रहा। तो दक्षिण भारत के अंदर जहां कांग्रेस मजबूत हो रही है क्योंकि तेलंगाना के अंदर हाल ही में नई नवेली कांग्रेस की सरकार बनी है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, तेलंगाना में वोट शेयर तो बढ़ा लेकिन कर्नाटक के अंदर बीजेपी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इस बीच इस मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एक नजर सवालों पर डालेंगे फिर सीधा चर्चा की ओर बढ़ेंगे। क्या दक्षिण में मोदी जादू चल जाएगा? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं मोदी मैजिक का जिक्र जो है वो किया जाता है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, अगर आपको कर्नाटक चुनाव याद हो, कर्नाटक चुनाव के अंदर गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी सत्ता में नहीं आ सके। तो कैसे चलेगा दक्षिण के अंदर मोदी का जादू? ये दिलचस्प सवाल जो है वह रहेगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 से ज्यादा
75 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं और हाल फिलहाल में भी आप देखेंगे बीजेपी का फोकस यही है। दक्षिण को लेकर बीजेपी की जो पावर गेम है वो क्या है, क्योंकि जनाधार आप कैसे बढ़ाएंगे, यहां पर आप प्रो हिंदू पार्टी है और साउथ की राजनीति एकदम अलग है, तो वहां पर क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, साउथ को लेकर तैयारी जो है वो कांग्रेस की कहां तक पहुंची है, क्योंकि कांग्रेस का अच्छा वोट बैंक हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में है और हाल ही में डीएमके की अगर हम बात करें एक बार फिर से वे कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो क्या दक्षिण में कांग्रेस और उत्तर भारत में बीजेपी, क्या ऐसी तस्वीरें जो है वो 2024 में देखने को मिल सकती है? इस बीच जब दक्षिण में राजनीति की बात कर रहे हैं तो क्या हवा बदली सी 2019 के बाद 2024 में नजर आ रही है? इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दे। डॉक्टर आशीष आंडा हमारे साथ बीजेपी से, विशाल कुमार यादव हमारे साथ कांग्रेस से, राहुल तलामान हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गया, अमिताभ कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत डॉक्टर आशीष आंडा जी, सबसे पहले आपके साथ, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, यूं कह ले कि दक्षिण भारत की 129 सीटों पर क्या बीजेपी को निराशा नजर आ रही है या आशा नजर आ रही है? पलक जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का जय श्री राम। पलक जी, सबसे पहले तो इतना बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन आपके चैनल ने आज दिया, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, इतना डीप सर्वे करने के लिए। लेकिन क्या है ना, सोच दो लोगों की अलग किस्म की होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोई मुसीबत देखते हैं तो मुसीबत से भाग लेते हैं, दे रन अवे फ्रॉम इट। और कुछ ऐसे होते हैं जो उस मुसीबत की घड़ी में भाग लेते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे ट्राई टू इंप्रूव ऑन देयर थिंग्स। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि साउथ बेल्ट जो है वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड नहीं है, क्योंकि जहां पे 130 टोटल एमपीज में से, लक्षद्वीप का भी एक मिला दिया मैंने इसमें, हमारे पास टोटल सिर्फ 29 एमपी आए थे। और वहीं पे ये भी आपको जानना होगा कि 923 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हमारे पास सिर्फ 135 हैं। ये भली भांति हमें मालूम है, लेकिन इसके बावजूद हम डरने वालों में से नहीं, हम रुकने वालों में से नहीं, हम थकने वालों में से नहीं, क्योंकि हम उस 56 इंच की छाती के नेतृत्व में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जो ये मानते हैं कि मुश्किल है लेकिन तभी तो करने योग्य है, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो हमारा प्रयास निरंतर लगातार हर पल लगा रहता है, और जिसका सबूत अभी आपने दिया कि 2014 से लेके 2019 तक में जो हमारा सफर था वो बेटर रहा, हमारी सीट्स भी बढ़ी, हमारी परसेंटेज ऑफ शेयर भी बढ़ा। और कोई इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी कि 2024 में इस बार आप इसमें भी कई गुना ज्यादा होती हुई वृद्धि देखेंगे, क्योंकि जो कदम बीजेपी ने उठाए हैं, क्या आपको क्या लगता है, साउथ बेल्ट की जो जनता है उनको आज तक ये भ्रमित करके रखा गया, क्योंकि मोहब्बत की दुकान में जहां नफरत का सामान निरंतर बेचा गया, उनको ये कहा गया कि हिंदी सुपरमेसी का डर उनको दिखाया गया, हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, हिंदी बेल्ट आपके ऊपर राज कर लेगी, नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट करने का निरंतर प्रयास किया गया, और हिंदुत्व और सनातन के प्रति जो उनके मन में नफरत के बीज बोए गए वो रातों रात तो नहीं जाएंगे, ये हमें भी मालूम है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी के निरंतर प्रयास हैं, और इस समय साउथ की जनता भी समझ रही है कि हिंदी बेल्ट के लोग इतने बुरे नहीं होते, आपके पास वापस लौटूंगी। विशाल कुमार यादव हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। विशाल जी, क्या लगता है, कांग्रेस इस वक्त दक्षिण भारत के अंदर और आशावाद नजर आ रही है, क्योंकि आशाएं जो है वो इसलिए भी बढ़ गई हैं, तेलंगाना के अंदर, कर्नाटक में इस वक्त आपकी सरकार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मुद्दा चुना। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता का को मैं सुन रहा था, बहुत ही शहरो शायरी में अपने सवाल अपने जवाब को रख रहे थे। तो बता दें कि हमारे बिहार में कहावत है कि बूता हरियाणा कूदम पहाड़ थे। तो वही लोग हैं जो कहते थे कि विपक्ष को और कांग्रेस को पूरे भारत से मुक्त करेंगे और पूरे भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। लेकिन मुक्त कौन हो रहा है? भारत का एक हिस्सा दक्षिण भारत से आज बीजेपी मुक्त हो गई। ना तो कर्नाटका में, दक्षिण भारत के 5 प्रमुख राज्य जहां बीजेपी का नामो निशान नहीं है। कुछ दिन पहले कर्नाटका में चोरी की हुई 40% की सरकार को वहां की जनता ने नकार दिया। अली और बजरंगबली, जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली वाले नारा देने वाले सबको नकार दिया, और ये बोल रहे थे मोहब्बत की दुकान। भाई साहब, वही मोहब्बत की दुकान का परिणाम है कि आज आप दक्षिण भारत से मुक्त हो गए, दक्षिण भारत से विलुप्त हो गए, और दक्षिण भारत में आपका नीलबटा सन्नाटा हो गया।
कहा कर्नाटका में वही मोहब्बत की दुकान ने आपको हराया, कहा तेलंगाना में वही मोहब्बत की दुकान ने आपको हराया। तो जो आप कहते थे कि पूरे भारत से कांग्रेस को मुक्त करेंगे, आज कांग्रेस पार्टी ने आपको भारत का एक हिस्सा दक्षिण भारत से मुक्त कर दिया। थोड़ा सा समय इंतजार रखिए 2024 में पूरे भारत से बीजेपी मुक्त होगा। हमारे बिहार में कहावत था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि बूता है ना कूदम पहाड़ से, वही बात बीजेपी की थी। और राहुल तलान जी, आपसे एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछना चाहूंगी। 2024 से जनता किसे मुक्ति देने जा रही है? जी राहुल तलान जी। देखिए पलक जी, अभी तो ऐसा लगती से मुक्ति मिलने वाली है देश को, ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए फैक्ट्स पे ना अलग चीज है और फिर लफाजी करना अलग चीज है। ठीक है, कभी साउथ इंडिया में भी नहीं, वहां बीजेपी ने ऐसा थोड़ी गेन नहीं किया है। जो बीजेपी कहीं थी ही नहीं, अगर जो 10% 13% केरल में लेके आती, इसका मतलब ये कि बीजेपी है, बीजेपी बढ़ रही है। और कर्नाटक एकमात्र राज्य था उनके पास, आपने ले लिया, अगली बार बीजेपी हो सकता है ले ले, वहां तो रोटेशन लगता ही रहा है। और उसके बाद देखिए 2000 जब जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस सरकार बनाई थी, कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलके, फिर बाद वही सरकार। तो लेकिन देखना होगा कि उसमें से फिर लोकसभा में बीजेपी ने क्या कमाल किया था। कर्नाटक में कितनी सारी सीट लेके आई थी, 25 सीट, और तेलंगाना में 4 सीट। अब जब तेलंगाना के इलेक्शन हुए, कांग्रेस ने इलेक्शन जीता है, ये सच्चाई है। लेकिन अगर जो बीजेपी वहां 4 सीट जीतती है 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो इस बार वहां बढ़ने की संभावना है बीजेपी की, और इसीलिए प्रधानमंत्री दक्षिण पे फोकस कर रहे हैं। देखिए अगर जो उत्तर से कहीं थोड़ा भी इधर उधर होता है, जैसे अब अगर जो मुक्त की बात की जाए तो कांग्रेस, यूपी पूरी कांग्रेस मुक्त है। यूपी में कहीं है 2 सीटें जिनमें से एक अपने दम पे जीते, दोनों लोग अपने दम पे जीते हुए हैं। वैसे ही अलग अलग राज्यों में देखेंगी तो नॉर्थ में उनके खिलाफ मैं बात बोला। अरे ठीक है विशाल कुमार यादव, सुनिए ना प्लीज सुनिए सर, आपके पास आऊंगी, आपके समय में कोई नहीं बोल रहा, तो आप प्लीज दूसरों को भी सुने। दिक्कत ये है कि बीजेपी सच्चाई को मान बैठी कि उनके साउथ में उनके पास नंबर उतना, लेकिन वो चाह रहे हैं कि कुछ मिल जाए उनको, 29-33 हो जाए, 35 से 40 हो जाए। वो ये नहीं है कि 129 जीत जाए बीजेपी को पता है उसमें जीतेंगे भी नहीं। तो बीजेपी के गणित में साउथ जो है वो 40 तक है, बस 40 से ज्यादा वो साउथ से नहीं चाहते हैं। तो वो उतनी उन राज्यों में और उन सीटों पे मेहनत करने का कुछ आप कह रहे हैं राहुल तलान जी की 40 बीजेपी इस वक्त चाहती है, 29 भी मेंटेन कर पाएगी बीजेपी दक्षिण भारत में 2024 में? देखिए लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस बड़ा है इस वक्त। आपको देखिए एक सच्चाई तो माननी पड़ेगी कि इस पॉलिटिकल ईरा में प्रधानमंत्री के सामने समकक्ष खड़ा होने के लिए कोई नेता है नहीं। ठीक है, विपक्ष के पास कोई नेता है? देखिए इंडिया गठबंधन अभी तक एक नेता तलाश नहीं कर पाया जिसके नाम पे चुनाव। अभी जब एक तरफ एक पार्टी है कि जो आपको प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बता रही है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रत्याशी हैं, और दूसरी पार्टी अभी वो तय नहीं कर पा रहे हैं। अभी उनमें सिर्फ फुटबॉल का दौर है, कभी कोई उठ जाता है। अब पार्टी जो प्रमुख पार्टी है वो क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगी हुई है, उसको किस काम पे फोकस करना था? इंडिया गठबंधन के अलाई बैठ के सीट का फाइनलाइज करती, लेकिन सीट का फाइनलाइज करने। अमिताभ कुमार जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस से 4 गुना राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकारें हैं, और इस वक्त कांग्रेस का कहना है कि दक्षिण भारत से बीजेपी को मुक्त करा दिया गया है। जी अमिताभ जी। नहीं, कर्नाटक में तो बीजेपी को आप वाइप आउट नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव की जब बातचीत हो रही है तो उस लिहाज से आपको देखना चाहिए अभी भी 25 सीटें उसके पास है। और मुझे लग रहा है केरल और तमिलनाडु में जितनी मेहनत की जा रही है, कुछ परिणाम इस बार आएंगे। 2-2 सीटें या 4 सीटें, 3 सीटें, ऐसे कुछ मुझे लग रहा है इन दोनों राज्यों में इस बार भाजपा कुछ अपना दखल बना पाएगी। केरल में भी बहुत कोशिश हो रही है, लगातार दौरे भी कर रहे हैं, अभी कई मंदिरों में जाके पूजा कर रहे हैं। अभी उन्होंने वहां पे अपना रोड शो भी किया है, जिसका काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और केरल में देखिए हिंदुओं की आबादी बहुत अच्छी है, 50% से ज्यादा है, 55% तक माना जाता है। उसको साधने की जहां तक बात है, अभी कुछ वहाँ फिल्मी हीरोज वगैरह जो हैं उनको ये लोग सुरेश गोपी वगैरह को यूज कर रहे हैं, के.पी. सुमन को यूज कर रहे हैं, राजगोपाल को यूज कर रहे हैं। तो जो वहाँ पे पॉपुलर है ना, साउथ इंडिया में देखिए जो फिल्मी एक्टर होते हैं वो बड़े चर्चित और प्रचलित होते हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं। एक दिक्कत है कि वहाँ के वोटर्स जो होते हैं ना बहुत जल्दी छोड़ते नहीं है किसी को, जिसके साथ रहते हैं आमतौर पे वो काफी लॉयल वोटर्स होते हैं, तो उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। बीजेपी का अब तक कुछ खास नहीं रहा था कर्नाटक के अलावा,
लेकिन मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु और केरल में इस बार डेंट तो पड़ेगा। 2-2, 3-3 सीटें, 1-1 सीटें, कम से कम 2-2 सीटें। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु के ऊपर कुछ असर पड़ते हुए नजर आएगा। AIADMK अब बीजेपी के साथ नहीं है, तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर करो या मरो वाली स्थिति है? या तो वोट बहुत ही ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, 1 या 2 सीटें मिल जाएंगी, या फिर ऐसा होगा कि और निराशा हाथ लगेगी? जो तो चारों स्टेट आप देख लीजिए ना, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, चारों स्टेट में बीजेपी के लिए करो या मरो ही है। वहां तो जीरो है ये, मैंने कुछ परसेंटेज जरूर 2014 से 2009 में जैसे बढ़ गया है, इनका परसेंटेज जैसे तेलंगाना में बहुत अच्छा बढ़ा है, 1%, 10% के आसपास थे, 2019 में 19% चले गए ये लोग। और फिर केरल में भी एकदम करीब 10% से 13% चले गए हैं, तो परसेंटेज इनका बढ़ रहा है। परसेंटेज बढ़ना एक अच्छा संकेत होता है, इससे पता चलता है कि पार्टी वहां दखल बना रही है। और इस बार टारगेट भी बहुत कर रहा है। आप देखिए अभी इन्होंने जैसे ये काशी तमिल संगमम किया है ना, और लोगों को जा करके युवाओं को बहुत लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े ही जो प्रखर जो वक्ता हैं और एक्स जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको उन्होंने अपने साथ लिया है तमिलनाडु में। केरल में वो देख रहे हैं कि फिल्मी हीरोज का वो साथ ले रहे हैं, और वहाँ पे जो हिंदू और ईसाई आबादी है उसको ये लोग कोशिश कर रहे हैं अपने साथ लाने की। आशीष तो जी, वो अगर होता इस वक्त हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बीजेपी इन राज्यों के ऊपर मेहनत कर रही है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि एक कहावत है, कहते हैं कि अपनी कमजोरियों पर ज्यादा काम करने के बजाय अपनी ताकतों पर ज्यादा मेहनत की जाए तो बेहतर रहता है? लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत के अंदर आप दौरे जो है वो बढ़ा रहे हैं उन राज्यों के अंदर जहां पर शायद संभावनाएं जो है वो कम नजर आ रही है, रादर देन जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं जहां पर आपकी संभावनाएं अच्छी हैं। पलक जी, ये आपने जो कहा ये एक नैरेटिव हो सकता है, लेकिन एक आम व्यक्ति और एक लीडर की सोच में अक्सर फर्क होता है। और इस युग के सबसे बड़े लीडर जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, और उनका कहना है गिव मी अ मैच स्टिक, गिव मी अ मैच स्टिक, आई विल कन्वर्ट इट इनटू अ हॉकी स्टिक। यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल सा ये है कि बढ़िया चीज को बढ़िया बनाना कोई कलाकारी नहीं, लेकिन जहां आपका वर्चस्व ना हो वहां पे भी अगर आप कुछ कर दिखाएं तो यह माना जाएगा कि आपने लीडरशिप क्वालिटीज एग्जिबिट की। और अगर मैं बीजेपी कैडर की बात करूं, जिस तरह से हमारे माननीय सम्माननीय इस समय सभी वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी कैडर बड़ी मेहनत कर रहा है, तो मैं इतना ही कहूंगा बीजेपी कैडर के बारे में जिनको ना पता हो कि आत्मसम्मान से लबरेज, आत्मविश्वास से भरे, परंतु आत्म संयम से खुद को आत्मसात करते हुए अनुशासित कार्यकर्ताओं यानी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के समूह को बीजेपी के नाम से जाना जाता है। और इस समय जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में, वो क्या आपको क्या लगता है? आप इस वक्त बयानबाजी कर रहे हैं, अच्छा लगा आपके ऑप्टिमिज्म को, सकारात्मक ऊर्जा आती है डिबेट में तो सर अच्छा लगता है। लेकिन आशीष जी, आप 350 का टारगेट रख रहे हैं, सच्चाई ये है कि आज तक बीजेपी वो 350 का टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पाई। कांग्रेस में पार्टी रही है जो 350 का आंकड़ा इंदिरा गांधी के समय में अचीव कर पाई है। 350 का भी नहीं है। बोलिए सर। हमारा टारगेट 400 पार का है, 350 का नहीं है, क्योंकि 303 तो पिछली बार हमने अपने दम पे निकाल ली थी और एनडीए 353 पे थी। वो डाटा कई बार मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूं। लेकिन आज मैं साउथ के अंदर हमारी जो वर्किंग है मैं उसके ऊपर थोड़ा आपसे बात करूंगा कि क्या साउथ की जनता हमारी ये नहीं देख रही है कि हमने किस तरह से साउथ के लीडर्स येदियुरप्पा हो या लक्ष्मण जी हो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी। जब सेंगुल की स्थापना की गई नए पार्लियामेंट में, जिस तरह से दक्षिण का मान सम्मान बढ़ाया गया, जो भावुक लोग हैं दक्षिण के, क्या वो उस चीज को नहीं देख रहे हैं? वाराणसी में जब तमिल समागम किया गया या बीजेपी ने अपनी नेशनल जो मीट थी, एग्जीक्यूटिव मीट, वो हैदराबाद में की, जब केरल के आसिफ मोहम्मद जी को राज्यपाल बनाया गया, या जब काशी से तमिलनाडु के लिए ट्रेन चलाई गई, या जब राम मंदिर में भी कर्नाटक के हस्त कलाकारों को शामिल किया गया, ये सब चीजें जो है साउथ की जनता देख रही है। प्रोजेक्ट साउथ इंडिया में पहुंचे, दक्षिण भारत में पहुंचे। मैं यही कह रहा हूं ना आपको पलक जी कि एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आए
उसको जब स्टेट गवर्नमेंट्स ब्लॉक करना शुरू कर दें और ये कहना शुरू कर दें कि हमारे प्रोजेक्ट्स आपके लाए हुए प्रोजेक्ट से बहुत उचित हैं और हम अपने प्रोजेक्ट्स को ही आगे प्रोपेल करेंगे, तो वहां पे आके हमारी कोशिशें थमने लग जाती हैं। लेकिन जनता फिर भी ये देख रही होती है कि आखिरकार कौन कितने प्रयास कर रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, और वो प्रयास दिखेंगे क्योंकि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जब हम लोग इस समय साउथ में अपने साथ शामिल कर रहे हैं, 1000 से ज्यादा विस्तारक जब हमारे ऑलरेडी साउथ में पहुंच चुके हैं, डेली हमारे मोर्चाओं की वहां पे रैलीज हो रही हैं, एससी मोर्चा की अलग तरीके से हो रही है, ओबीसी मोर्चा की अलग तरीके से हो रही है, और हमारा बिल्कुल क्लियर फोकस है कि हमें 130 सीटों में से फोकस हमारा हमेशा चलिए ठीक है, आप चारों हमारे साथ बने रहिए। विस्तार से दक्षिण भारत की रणनीति के ऊपर चर्चा हम करते रहेंगे क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है। एक तरफ उत्तर भारत जो कहीं ना कहीं बीजेपी की ताकत है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत जहां पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे बढ़ रहे हैं। विस्तार से इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे। तो दक्षिण भारत की रणनीति पर विस्तार से हो रही चर्चा। मेहमान हमारे से जुड़े हुए, एक बार फिर से परिचय आपको करा दें। डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ बीजेपी से, विशाल कुमार यादव कांग्रेस से, राहुल तलान हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, अमिताभ कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। एक बार फिर से आप चारों का बहुत स्वागत। विशाल कुमार जी, बीजेपी का कहना है कि तमिलनाडु में इस वक्त जो रिजल्ट हैं लोकसभा चुनाव के वो सरप्राइजिंग होंगे। क्या लगता है कि एक बड़ी चुनौती जो है डीएमके को और साथ ही कांग्रेस पार्टी को 39 सीटों के ऊपर बीजेपी दे सकती है तमिलनाडु में? देखिए पलक जी, मैं आपके और बीजेपी के सभी सवालों का जवाब दूंगा। उसके पहले मैं आपके भी राजनीतिक सलाहकार राहुल तलक जी के बता, जो राजनीतिक सलाहकार लिखे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो कह रहे कि इंडिया के मतलब चेहरे का ऐलान है। वो भाई साहब, ये कोई पहली चुनाव नहीं है जो बिना चेहरे का लड़ा जा रहा है। आप राजनीतिक सलाहकार हैं और आपको पता ही नहीं कि बिना चेहरे का चुनाव लड़ा गया है। लोकतंत्र में लोग सांसद चुनते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। संविधान का ये कहावत, ये संविधान कहा है, आप संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, देखिए लोग जितना मेहनत करना है कर ले। दक्षिण भारत से कांग्रेस पार्टी भाजपा को दक्षिण भारत मुक्त कर दी है, ये सच है, ये स्वीकार कर ले। 2024 चुनाव में जो बचे खुच 100 विधायक इनके हैं वो भी साफ हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। इनका दक्षिण भारत मुक्त शुरुआत हो चुका है और 2024 आते आते पूरे भारत से भाजपा खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप काम नहीं कीजिएगा आपको लोग नहीं चुनेंगे। आप 2 करोड़ रोजगार के सारे सत्ता में ऐसे बताइए आप कितना रोजगार दिए? सर मैं थोड़ा सा रोशनी डालने चाहूंगी कि कैसे। मैं चाहती हूँ आपसे ये सवाल है कि 19% आपका वोट शेयर लोकसभा के अंदर रहा है 2014 में भी और 2019 की भी अगर हम बात करें, एस्टिमेट में आपको बता रही हूँ, अप्रॉक्सीमेट। फिर सर आपकी सीटें 52 थी, फिर 49 हो गई लोकसभा की। क्या आप कह रहे हैं 129 की 129 सीटें, एक सेकंड के लिए हमें मान भी ले, तो क्या आप लोकसभा के अंदर सरकार बना पाएंगे 2024 के अंदर कांग्रेस अकेले अपने दम पे? क्या बोल रहे हैं सर? उत्तर भारत बहुत जरूरी है। जी बोलिए। बिल्कुल, देखिए पलक जी, अभी हम सत्ता में नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि हम गठबंधन के सारे हम सरकार बनाएंगे। भाजपा तो सत्ता में अभी भी नहीं बोल रही है कि हम खुद के सारे सरकार बनाएंगे। वो तो करीब इंडिया 400 के पास। सर कौन सा गठबंधन, प्लीज कौन सा गठबंधन? क्या गठबंधन? इंडिया गठबंधन। कौन सा गठबंधन बताइए जरा आप, सर थोड़ा सी रोशनी डालिए। कौन सा गठबंधन? कौन गठबंधन में पार्टियां कौन सी है, जरा प्लीज बताइए सर। आज ऑफिशियली आप सबको बता दीजिए, जिसकी एक भी कॉमन मीटिंग नहीं हुई, गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई। सर ठीक है, बताइए। एक सेकंड आशीष जी रुक जाइए, बोलिए। विशाल जी आप ऑफिशियली आज बता दीजिए गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी। तारीख है 18 जनवरी। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन विशाल कुमार यादव ऑफिशियली बता रहे हैं कि गठबंधन में पार्टियां कौन है, बताइए सर। जी, इंडिया गठबंधन की 28 पार्टियां, बिहार से जेडीयू, आरजेडी, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, जो भी जिस राज्य की प्रमुख पार्टियां हैं, ममता बनर्जी और सर ममता बनर्जी की पार्टी, अच्छा पक्का, जो भी पार्टियां हमारे गठबंधन में शामिल है, जो भी पार्टियां हमारे गठबंधन में शामिल है, सभी मिलकर हम लोग 2024 में चुनाव 2024 में राहुल तलान जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इस वक्त विशाल जी का ये कहना है कि टीएमसी, सपा, जेडीयू जो निरंतर ये बात कर रही है कि आप यात्रा चला रहे हैं, हमारे साथ यात्रा क्यों नहीं चलाई जा रही, ये तीनों पार्टियों के सिर्फ जिक्र कर रही हूं अभी मैं, ये आईएनडीआई ये गठबंधन में है। जी राहुल, देखिए ये वैसा पलक जी, देखिए वैसा कुनबा है जो जुड़ नहीं रहा है। भानुमति
ये वो जुड़ते जुड़ते जुड़ नहीं रहा है। अखिलेश यादव यहाँ चाहते हैं मीटिंग हो जाए, राहुल गांधी यात्रा में बिजी है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि भाई इनके साथ कुछ सेटलमेंट हो, ये अपनी यात्रा में बिजी है। और बाकी दल चाहते हैं इनके साथ सेटलमेंट हो। अब वहां भगवंत मान पंजाब में बोल रहे हैं भाई हम तो चुनाव अपने कैंडिडेट घोषित करने वाले हैं, दिल्ली पे सेटलमेंट हुआ है, पंजाब पे कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है। तो सवाल ये है कि इनको क्या है, दिक्कत क्या है, सर्टिफिकेट घूम रहे हैं। जैसे मुझे बांटने की, मैं तो संविधान कर रहा हूँ भाई। इस देश में आपकी भी पार्टी ने कई बार प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा है या नहीं लड़ा है, ये बताइए। अगर जो बीजेपी लड़ रही है, और मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बता दीजिए आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं है होगा कौन। फेस है नहीं, आप तो बस फेस सेविंग कर रहे हैं ना, संविधान की दुहाई देके कि भाई संविधान विरोधी बात कर। फेस सेविंग देखिए, आपको भी पता है विशाल जी, सच्चाई देखिए विशाल जी, बीच में विशाल जी, मैं आपकी भावनाओं का आदर करती हूँ, प्लीज विशाल जी, सीनियर है राहुल जी, विशाल जी बीच में नहीं। बोलिए राहुल जी। देखिए सवाल ये भी सच्चाई पता है कि इनके पास है कुछ नहीं। नॉर्थ में ये है कहां, एकमात्र इनके लिए राज्य बच रहा है बिहार, जहां से इनके अगर जो तीनों संगठित होकर लड़ते हैं, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस, तो उनको इनके हिस्से मिलेगी। इनकी सीट कितनी बढ़ेंगी, चलिए मान लिया। महाराष्ट्र में इनके पास बच क्या रहा है, कुछ थोड़ा बहुत हिस्से में आ रहा है। राजस्थान से गायब रहेंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गायब रहेंगे। उत्तर प्रदेश में है कहां ये, इनको समाजवादी पार्टी देगी क्या? और अगर जो उत्तर प्रदेश में मायावती जी अकेले, जैसे उन्होंने घोषणा कर दी, अकेले चुनाव लड़ लें, तो बीजेपी क्लीन स्वीप करके निकल जाएगी। इनको उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है इनकी। तो इन समझिए, बीजेपी ने जो अपना नेटवर्क, ये तो प्रवक्ता है कांग्रेस के, इनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के पास अब संगठन नाम की कोई चीज नहीं बची है। जो कार्यकर्ता चाहिए आपको जमीन पे काम करने के लिए, वोट लाने के लिए, आपके पास वो नहीं है। आपके पास नेता ही नेता है, नेताओं की फौज है, लेकिन जो वोट लेके आता है वो होता है कार्यकर्ता। आपके पास बताइए ना, एक कैडर बेस्ड पार्टी, इस वक्त अगर हम दोनों पार्टियों की बात कर रहे हैं, दोनों पार्टियों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत के अंदर जहां कांग्रेस और कांग्रेस के साथ डीएमके, अगर सर मैं तमिलनाडु की बात कर दूं तो 38 सीटें ऐसी हैं जो इनके पास जाते हुए 2019 में नजर आई। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगर हम बात करें, तो क्या चुनौती, कट थ्रोट जो हम कह सकते हैं, कंपटीशन तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि आंकड़ा बहुत अच्छा है डीएमके और कांग्रेस का तमिलनाडु में। जी राहुल जी। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए अच्छा है साउथ इंडिया में, ये मना थोड़ी कर रहा हूं कि है नहीं अच्छा साउथ इंडिया कांग्रेस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी वहां से सूखा मिलेगा। बीजेपी को सूखा नहीं मिलना है। बीजेपी फुल कैलकुलेशन करके बैठी हुई पार्टी है ना, क्योंकि कहां से कितनी सीट मिलने, बीजेपी का नेतृत्व इन चीजों पे चिंता ही नहीं कर रहा है। जैसे मैंने बोला, नेतृत्व उन चीज सीट पे काम नहीं है कि वो चाह रहा है कि केरल की सारी जीत जाए, तमिलनाडु की सारी जीत जाए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सारी सीट जीत जाए। उनको पता है उनको कहां से वोट मिलने वाली है, उन सीटों पे। अमिताभ जी, कितना आप इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी इस वक्त जब दक्षिण भारत की ओर देख रही है, तो ये नहीं कह रही कि हमें हर एक जो इतनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है राज्य के अंदर, वहां पर सीटें चाहिए, लेकिन जो कुछ सीटों का निचोड़ है, जैसे 29 से वो आंकड़ा 40 तक पहुंच जाए, ये टारगेट जो है वो बीजेपी द्वारा लगा जा रहा है और उतना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जी अमिताभ जी। निश्चित रूप से बीजेपी जो देखिए ना, व्यवहारिक धरातल पर काम कर रही है, और जो सच्चाई है उसको स्वीकारने की मेहनत वो लोग कर रहे हैं, और जिस ढंग से तैयारियां चल रही हैं, उस लिहाज से आप देखिएगा तो विपक्षी गठबंधन ने तो अभी तक सीटें तय नहीं की है, किसको किस पे लड़ना है। और फिर देखिए, कांग्रेस वहां पे 2 स्टेट्स आप मान सकते हैं, तेलंगाना और कर्नाटक, इन 2 जगहों पे अभी मजबूत स्थिति में है। केरल में उसकी खुद की फाइट को वामपंथियों से होनी है, वहां पे मुझे नहीं लगता है कि इनको वामपंथी छोड़ेंगे, तो लड़ाई वहां इनको होनी है। बीच में बीजेपी भी ज्यादा नहीं, 3, 4, 4-5 सीटों पे ही उसकी नजर है। लेकिन अमिताभ जी, अगर मैं कर्नाटक राज्य की बात करूं, जहां पर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, 28 वहां पर सीटें हैं, 25 बीजेपी को 2019 में लगी, क्या वहां पर बदलाव नजर आएगा? क्या हवा इस वक्त कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की तरफ है? नहीं, लोकसभा इलेक्शन में मामला डिफरेंट होगा। वहां पे 20 से 22 सीटें अभी भी भाजपा निकालेगी, और जेडीएस साथ में है, तो उम्मीद करेंगे कि पिछला प्रदर्शन दोहराएं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस सरकार में है और हाल में ही उसको वोट मिला है, तो कुछ असर रहता है। देखिए, कांग्रेस को जब विधानसभा चुनाव जीती है तो ऐसे थोड़ी जीत गई है, तो जनता उनके साथ आई है।
तो एक हद तक जनता का उनको सपोर्ट मिला है और मिलेगा, लेकिन जेडीएस और भाजपा दोनों मिली है। और एक फैक्टर लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में मोदी जी का लगभग देश के 80% इलाकों में प्रभाव है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि इस बार जो है तमिलनाडु और केरल में भी दिखेगा। आंध्रा में अभी गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन फिर भी जिस तरह की मेहनत बीजेपी कर रही है तो कुछ ना कुछ असर इन सारे इलाकों में दिखेगा। बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ने जा रहा है दक्षिण के राज्यों में। कितना आशीष जी, में कन्वर्ट दक्षिण भारत का जिक्र हो रहा है तो जरा डबल इंजन की सरकार पर चलते हैं, क्योंकि आप अक्सर डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं। और एक ऐसा समय आया था दक्षिण भारत के अंदर, कर्नाटक राज्य की मैं बात कर रही हूँ, जहां पर जैसे तैसे करके बीजेपी के पास डबल इंजन की सरकार थी। सर, उस वक्त ये बात कही गई कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उस 4.5 सालों के अंदर विकसित होना चाहिए था, बीजेपी अपनी डबल इंजन की सरकार में वहां पर नहीं कर सकी। एक बड़ा हब है सर बैंगलोर, और वहां का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। आए दिन वहां पर ट्रैफिक देखने को मिलता है कि जितनी डेवलपमेंट वहां पर हो रही है उस तरह का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट बीजेपी द्वारा, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने नहीं किया। आशीष जी, होता क्या है पलक जी, देखिएगा, ये आपके दर्शक भली भांति समझेंगे कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो स्काई रॉकेट हाई होती हैं, लेकिन उतना पर्याप्त अगर समय नहीं मिल पाए तो डेफिनेटली वहां पे भी, कर्नाटका में भी आपको पता है कि हम लोग एक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट के तहत सरकार में आए थे। तो हमारा जब चीफ मिनिस्टर बनेगा तो जितना उसको टाइम मिलेगा उसके प्रोपोर्शनेट ही हम उसके डेवलपमेंट को लेके आगे काम को बढ़ा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का आज नैरेटिव सेट करने का हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अगर साउथ बेल्ट ना हो गया, जैसे पूरा भारत वही हो गया, जो कि आपने बहुत राइटली कहा, जब हम छोटे होते बच्चे पेपर देने जाते थे ना, तब हमें सिखाया जाता था, देखिएगा कि किस चैप्टर की कितनी परसेंटेज वेटेज है, उसके हिसाब से उसको आप टाइम दीजिए, उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट कीजिए। यही हमारा आईएएस एग्जाम में भी क्रैक करने में होता है। अब इनको ये मालूम होना चाहिए कि कुल मिला के 543 सीट्स में से हमको अपनी 2024 में तीसरी बार मोदी जी की वापसी लाने के लिए 272 की मेजॉरिटी ही तो चाहिए। उसके लिए हमें 543 नहीं चाहिए, लेकिन हमारा टारगेट फिर भी 400 पार है, क्योंकि हम 353 एनडीए के पिछली बार भी लेके आए थे। और ये बात भी मैं कई बार आपके चैनल पे बता चुका हूं, जो शायद ये कांग्रेस के प्रवक्ता को ना पता हो, कि ये छोटी छोटी रीजनल पार्टीज को जितना मर्जी साथ ले ले, अच्छा है, सबका साथ सबका विकास हमारा भी नारा है, लेकिन 6 नेशनल पार्टीज इकलौती 364 सीट्स पे आज भी काबिज हैं और 32 रीजनल पार्टीज के पास 179 सीट हैं। जब ये इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो शायद इनको मालूम ही नहीं है कि क्या अखिलेश की कांग्रेस के साथ बनती है, क्या ममता की कांग्रेस के साथ बनती है, क्या ममता की लेफ्ट के साथ बनती है, क्या बीआरएस की कांग्रेस के साथ बनती है, क्या बीएसपी इनके साथ है, क्या ये कौन से गठबंधन की बात कर रहे हैं, वहां जहां ना नजरें मिली है ना नजरिया मिला है। चलिए ठीक है आशीष राणा जी, समय में इतनी इजाजत दे पा रहा है। आप चारों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है जब 2024 की बात हो रही है और लोकसभा चुनाव की बात हो रही है तो दक्षिण भारत जरूरी है, और शायद ये बात बीजेपी ने समझ ली है। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करी चर्चा। फिलहाल की चर्चा में इतना ही। देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़।